हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शिवम। हम लोग ब्लैक बुक का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ब्लैक बुक का हिस्ट्री में पिछले 4 वीडियो में हमने देखा कि प्राचीन इतिहास को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास का पहला चैप्टर, जो है अरब का आक्रमण। तो अरबों का जो आक्रमण हुआ था उसका इतिहास क्या क्या है देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब 1018 में महमूद गजनवी ने हमला किया था तब कन्नौज का शासक कौन था? तो 1018 में जब महमूद गजनवी जो है वो आक्रमण किया था, उस टाइम जो है वो कन्नौज का शासन जो है शासक जो है वो राज्यपाल प्रतिहार था। कहाँ का? कन्नौज का शासक कौन था? राज्यपाल प्रतिहार। दूसरा है 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? तो 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है उस पे जो है वो महमूद गजनी, मतलब महमूद गजनवी जिसको बोलते हैं, वो आक्रमण किया था और वहाँ से बहुत सारा सोना चांदी लूट करके ले गया था। अगला है, किस तुर्की शासक ने 1000 और 1026 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? तो ये भी महमूद गजनवी ही है। महमूद गजनवी जो है वो भारत पर कितने बार? 17 बार आक्रमण किया था। एक दो बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया था। कौन? महमूद गजनवी। अगला है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। अगला है, सुल्तान महमूद का शासक था। तो सुल्तान महमूद जो है वो कहाँ का? सुल्तान महमूद जो है वो गजनवी का शासक था, इसीलिए महमूद गजनवी उसे कहा गया है। अगला है, अलबरूनी की अरबी कीर्ति किसने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा दिया? उसे डैश कहा जाता है? तो वो अलबरूनी की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। क्या है? किताब अल हिंद। किताब अल हिंद है जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा जो है वो वर्णन है। अगला है, महमूद गौरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। तो महमूद गजनी जो है वो पहला हमला मुल्तान पर किया था, और वो कब? 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी पहला आक्रमण अपना करता है और वो मुल्तान में करता है। अगला है, महमूद गौरी को पहली बार किस राजपूत राजा ने हराया था? तो महमूद गौरी को पहली बार जो है वो बघेल भीम, कौन था? बघेल भीम जो है वो राजा था, वो हराया था। अगला है, रानी नायकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में डैश को हराया था। तो वो किसको हराया था? महमूद गौरी को। कौन? रानी नायकी देवी। रानी नायकी देवी वो महिला थी, उनको महिला के रूप में याद किया जाता है जो 1178 में महमूद गौरी को जो वो पराजित की थी, हराई थी। अगला है, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसको पराजित किया? तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, कौन? पृथ्वीराज चौहान जो है वो ने महमूद गौरी को हराया था। तराइन के युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और महमूद गौरी हार गया था। अगला है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में किसने किसको हराया? तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, महमूद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। पहला युद्ध में पृथ्वीराज ने महमूद गौरी को हराया था, वो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में वो हुआ तो उन्हीं दोनों के बीच, पृथ्वीराज चौहान और महमूद
गौरी के बीच। लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं और महमूद गौरी की जीत हो जाती है और यहीं से इसका शासक जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी। तो ये वही युद्ध है, अभी हम बोले कि यहीं से इनका शासक जो है स्टार्ट होता है। वो युद्ध कौन था? तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और महमूद गौरी जीत जाता है और यहीं से मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ जाती है और यहीं से मुस्लिम जो है वो शुरू हो जाते हैं, मुस्लिम शासक। अगला है, किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 11,000 ईस्वी में अपने पहले हमले में पराजित किया? तो ये जो है जयपाल। कौन? जयपाल। किस भारतीय शासक ने महमूद गजनी ने वर्ष 11,000 में अपने पहले हमले को पराजित किया? तो ये थे जयपाल थे। अगला है, गजनी के सुल्तान महमूद ने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने के लिए किस विद्वान को सौंपा? तो ये कौन था? अलबरूनी। अलबरूनी जो था वो महमूद गजनी मतलब किसको लेखा जोखा लिखने के लिए सौंपा था, जो कि अभी पीछे भी था। वो कौन सा किताब में लिखा था? तो उसका किताब का नाम था किताब अल हिंद। किताब अल हिंद में जो है वो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि उपमहाद्वीप का लेखा जोखा है। अगला है, महमूद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने गुरु की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। तो ये जो है महमूद गौरी का गुलाम कुतुब उद दीन ऐबक था। कुतुब उद दीन ऐबक जिसको बोलते हैं। तो ये जो है महमूद गौरी का गुलाम था और ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यही जो है वो भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है। आगे देखेंगे फिर अगला क्वेश्चन है, डैश का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी के घर 1166 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो है वो पृथ्वीराज चौहान थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान थे, जिनका जन्म जो है वो चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी के घर में हुए थे। कब? 1166 ईस्वी में इनका जन्म होता है। आगे देखते हैं, अगला है 1191 ईस्वी में सुल्तान महमूद गौरी को हराने वाला सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक जो था वो कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। 1191 ईस्वी में सुल्तान महमूद गौरी को हराने वाला सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय था। अगला है 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान महमूद गौरी डैश का शासक था। तो 1192 ईस्वी में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज तृतीय को जो है वो पराजित कर दिया था। वो कौन? महमूद गौरी पराजित किया था। वो कहाँ का शासक था? तो वह अफगानिस्तान का मुस्लिम शासक था। अगला है चंदावर। चंदावर के युद्ध में महमूद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में जयचंद को महमूद गौरी ने पराजित किया था। अगला है, दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन नहीं किया? तो ये ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, इसमें गौरी राजवंश जो है वो दिल्ली सल्तनत पे शासन नहीं की। तो गौरी राजवंश जो है वो दिल्ली सल्तनत पे शासन नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, उस राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा जो है वो लूट करके ले गया। तो वो राजा कौन था? वो राजा था नादिर शाह। कौन? नादिर शाह जो है वो दिल्ली पे आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा को जो है वो लूट कर ले गया था। अगला है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में किस भौगोलिक प्रदेश को तुरान कहा जाता था? तो तुरान जो है वो मध्य एशिया को प्राचीन भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मध्य एशिया को जो है वो तुरान कहा जाता था। क्या? तुरान के नाम से जाना जाता था। अगला है तमेरलेन।
तैमूर ई लंग ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया? तो तैमूर ई लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। कब? 1398 ईस्वी में। अगला है चचनामा में किस विजय का इतिहास दर्ज है? तो चचनामा में अरबों के विजय का इतिहास जो है वो किसमें? चचनामा में दर्ज है। अगला है मुल्तान को डैश के रूप में नामित किया गया था? तो मुल्तान को जो है वो अरबों ने सोने के शहर, अरब लोग जो थे वो सोने के शहर के नाम से किसको जानते थे? मुल्तान को जानते थे। अब है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब के एक बाल को संरक्षित रखा गया वह मुस्लिम मस्जिद कहाँ? तो वो मुस्लिम मस्जिद जो है वो कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है। जहाँ पे पैगंबर मोहम्मद साहब के एक उनका बाल जो है उसको संरक्षित रखा गया था, वो श्रीनगर है। अगला है असम राज्य का नाम उस जनजाति के नाम पर पड़ा है जिसने इस देश पर विजय प्राप्त की थी। वो जनजाति कहाँ से आए थे? तो वो जनजाति जो है वो सियाम, जिसको अब जो है वो थाईलैंड के नाम से जानते हैं, सियाम से आए थे वो जनजाति जो कि इस क्षेत्र में विजय प्राप्त किए थे। आगे देखते हैं। अगला है कुबलई खान द्वारा स्थापित राजधानी शहर डेडो कहाँ स्थित है? तो डेडो जो है वो बीजिंग में स्थित है। कहाँ? चीन की राजधानी बीजिंग में। अगला है शासक चंगेज खान किस जनजाति से थे? तो चंगेज खान जो है वो मंगोल जनजाति से, किस? मंगोल जनजाति से थे। अगला है किसके अधीन मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसोक्सियान पर आक्रमण किया? तो ये जो है वो कौन था? चंगेज खान। चंगेज खान के अधीन जो है मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्व ईरान में ट्रांसोक्सियान पर आक्रमण किया। अगला नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम था? तो ये महमूद बिन बख्तियार खिलजी। कौन है? बख्तियार खिलजी जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस करने वाला यही था। यहाँ पे हमारा अरबों का आक्रमण जो है वो पहला चैप्टर मध्यकालीन भारत का समाप्त होता है। अब हम देखते हैं दूसरे चैप्टर को। तो दूसरा चैप्टर जो है वो दिल्ली सल्तनत है, अर्थात मतलब अब मुस्लिम आते हैं तो कैसे कैसे अपना नींव रखते हैं, कैसे कैसे दिल्ली पे शासन करते हैं, तो ये दिल्ली सल्तनत के बारे में दूसरा चैप्टर अब जानते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है भारत के इतिहास में डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है? तो भारत के इतिहास में 1526 से ले ये सॉरी 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक के जो काल है उसको जो है वो मतलब कि दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जाना जाता है। लगभग 320 वर्ष जो है वो दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, जो कि 1526 में फिर मतलब कि अकबर आता है और वहाँ से फिर अलग स्टार्ट होता है। तो अब है सल्तनत काल 1206 से 1526 के दौरान कितने राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो ये जो है वो 5 राजवंश थे। कौन कौन? ममलुक, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, ये 1206 से 1290 तक चले थे। कितना वर्ष? ये 84 वर्ष शासन किए। दूसरा है खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक चले। ये मतलब कि ये लगभग कितना साल? 30 साल ये शासन किया। अगला है तुगलक वंश जो कि 1320 से 1414 तक लगभग 96 वर्ष ये शासन किए हैं। अगला है सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक, और अगला है लोधी वंश जो 1451 से 1526 तक। मतलब कुल मिलाकर के ये सल्तनत काल में 5 वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत में शासन किए हैं। कब से? 1206 से लेकर के 1526 तक। पहला है मामलुक वंश जिसे गुलाम वंश कहा जाता है। दूसरा है खिलजी वंश। तीसरा है तुगलक वंश।
चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। अगला है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अभी जैसे देखे दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में हुई थी। और कब तक चला था? तो ये 1526 ईस्वी तक चला। अगला है दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो मुक्ति शब्द का अर्थ है इक्ता नामक भूमि अभी हस्तांकन का धारक। ये जो है वो मुक्ति शब्द का अर्थ है। अगला है दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ? तो ये जो है 1526 में समाप्त होता है। और शुरू कब होता है? तो 1206 में शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का और 1526 में जो है वो समाप्त हो जाता है। इसमें कितने 5 राजवंश जो है वो शासक करते हैं। वो 5 राजवंश कौन कौन थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये हमने अभी देखा। आगे है दिल्ली सल्तनत की दरबारी यानी राजभाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत पे जितने भी शासक थे वो सब मुस्लिम शासक थे। तो ये जो है इसीलिए इसकी राजभाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। अगला है उस भाषा का नाम बताइए जिसे मध्यकालीन भारत के दौरान शिविर भाषा के रूप में नामित किया गया है। तो शिविर भाषा जो है वो उर्दू है, जबकि दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। अगला सल्तनत काल में किस कला का सर्वाधिक उत्थान हुआ? तो सल्तनत काल में वास्तुकला का जो है वो सर्वाधिक उत्थान हुआ कब? सल्तनत काल में हुआ था। अगला है अजमेर की सबसे पुरानी मस्जिद में से एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अजमेर में सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन? कुतुबुद्दीन। अगला है भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? तो पहला मुस्लिम वंश जो है वो कौन था? गुलाम वंश था, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। ये भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश था। अगला है 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन करने वाले डैश वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो ये जो है वो गुलाम वंश की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला है डैश दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो वो थी रजिया बेगम। रजिया बेगम जो थी वो दिल्ली की गद्दी पे एकमात्र, मतलब कि बोले तो अंतिम और पहली जो भी बोले वो रजिया सुल्तान ही थी जो एकमात्र महिला दिल्ली की गद्दी पे बैठी थी। अगला है इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है अभी। अगला है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान डैश की पुत्री थी। तो ये जो है इल्तुतमिश, किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन? रजिया सुल्तान जो कि एकमात्र महिला जो दिल्ली की गद्दी पे बैठी थी। अगला है फखर ए मुदबिर जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का समकालीन था, एक प्रसिद्ध था। तो ये जो है एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। क्या था? प्रसिद्ध इतिहासकार। अगला है 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री डैश सुल्तान बनी। तो ये जो है वो रजिया सुल्तान बनी। कौन? 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री जो है वो रजिया सुल्तान बनी। अगला है महारानी रजिया सुल्तान को किस किले में कैद की तरह रखा गया था जब वह अपने विद्रोही जनरल मालिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया से हार गई थी? तो वो जो है वो किला मुबारक था। जब वो अल्तुनिया से हार गई तो उसे किला मुबारक में जो है वो कैद के रूप में रखा गया था। अगला है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर पड़ा है।
तो ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुब मीनार का नाम जो है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा। अगला है शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो काकी की दरगाह जो है वो दिल्ली में स्थित है। अगला है इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सैन्य सेवा के लिए विशेष दास खरीदे गए जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। ये बंदगान के नाम से जाना जाता था। जो है वो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सैन्य सेवा के लिए विशेष दास खरीदे गए जिन्हें बंदगान के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। अगला है किस दिल्ली सुल्तान ने अपने जन्म को महान जन्म बनाने के लिए प्राचीन युद्ध अफरासियाब के वंश का पता लगाया? तो ये जो है वो कौन था? बलबन था। कौन? बलबन। अगला दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो रक्त एवं लौह की नीति के लिए प्रसिद्ध कौन है? बलबन जो है वो रक्त एवं लौह की नीति के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दिल्ली सल्तनत का रक्षक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का रक्षक जो है वो गयासुद्दीन बलबन को ही माना जाता है। क्या? दिल्ली सल्तनत के रक्षक के रूप में। अगला है पहला सुल्तान जिसने खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध किया और प्राप्त किया, वह कौन था? तो वह जो है वो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। अगला है कि नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो नियमित मुद्रा और दिल्ली को राजधानी घोषित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। अगला है कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, जबकि इसको स्टार्ट कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट किया था, जबकि पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। अगला है किस सुल्तान को खलीफा से सम्मानित लवादा मिला? तो खलीफा से सम्मानित लवादा जो है वो इल्तुतमिश को मिला। किसे? इल्तुतमिश को। अगला चांदी का सिक्का टंका जिसे कहा जाता है डैश द्वारा पेश किया गया था। तो टंका जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा पेश किया गया था। किसे? इल्तुतमिश। अगला है दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन सुल्तान किसके प्रधानमंत्री थे? तो बलबन जो है वो नसीर उद दीन के, किसके? नसीर उद्दीन के प्रधानमंत्री थे। कौन? बलबन। आगे है इल्तुतमिश ने शिक्षा का एक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो शिक्षा का एक केंद्र जो है वो कहाँ? पटना में स्थापित किया था। कहाँ? पटना में। अगला है डैश दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक थे। अगला है लाहौर में चौगान जिसे पोलो भी कहा जाता है खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने से दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु हो गई? तो ये भी थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे, जो कि लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। क्या? चौगान खेल रहे थे, जो अचानक घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला है विजित भूमि को देखभाल करने के लिए मोहम्मद गौरी ने अपने भरोसेमंद जनरल डैश को पीछे छोड़ दिया था। तो ये जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे, जिसे मतलब कि महमूद गौरी ने अपने भरोसेमंद जनरल को पीछे छोड़ दिया था। क्या? विजित भूमि को देखभाल करने के लिए जो भूमि वो जीत जाते थे मोहम्मद गौरी, वो कुतुबुद्दीन जो है उनके जनरल होते थे। तो इन्हीं के पीछे जो है वो उस भूमि की देखभाल के लिए इनको छोड़ देते थे। अगला कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण
कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला, लाख बख्श शासक डैश को दी गई एक उपाधि थी। तो लाख बख्श जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दी गई एक उपाधि थी। अगला है, दिल्ली का कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं और 13वीं शताब्दी में हुआ था, क्योंकि इनका शासनकाल भी जो है वो वही है, 12 से 15वीं शताब्दी तक। अगला है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने अपने शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो जो है वो इल्तुतमिश, मतलब चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में? तो ये जो है वो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज जो है वो भारत पर आक्रमण किए थे। अगला है, अमीर खुसरो थे। तो अमीर खुसरो जो है वो क्या थे? दिल्ली सल्तनत में एक कवि थे। क्या? कवि। अगला है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता के नाम से अमीर खुसरो को ही जाना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। अगला 40वां क्वेश्चन है, डैश ने इंद्रप्रस्थ माता और चतुर्दंडी संप्रदाय नामक संगीत शास्त्र की एक नई प्रणाली बनाई। तो ये जो है अमीर खुसरो ही थे जो इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्दंडी संप्रदाय का नामक एक जो है वो संगीत शास्त्र जो है ये बनाए थे। अब आगे देखते हैं। आगे है, सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना जिसे सीधे राज्य द्वारा भुगतान किया जाता था, किसके द्वारा बनाई गई? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना थी जिसे राज्य द्वारा भुगतान, मतलब उनका जो पैसा होता था वो राज्यों के द्वारा दिया जाता था। अगला है, वह सुल्तान जिसने खुद को दूसरा सिकंदर, मतलब कि सिकंदर ए सनी बताया, वह कौन था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खुद को दूसरा सिकंदर बताते थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत पर विजय का प्रयास करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ही थे जो दक्षिण भारत पर विजय का प्रयास किए थे। अगला, दिल्ली का कौन सा सुल्तान दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला सुल्तान था? तो ये जो है सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पहला सुल्तान थे दिल्ली में, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान जो है वो शुरू करने वाले। अगला है, बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू की गई। अगला है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए किस खिलजी शासक ने अपने ससुर का हत्या कर दिया? तो ये भी था कौन? अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर का हत्या कर दिया था। अगला है, सीरी दिल्ली का दूसरा शहर का निर्माण डैश करवाया था। तो सीरी जो है वो दिल्ली का दूसरा शहर था, इसका निर्माण कौन करवाया था? तो इसका निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। किसका? सीरी का निर्माण। सीरी जो कि दिल्ली का दूसरा शहर का निर्माण। अगला है, अलाई दरवाजा दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी जो है वो कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। क्या? अलाई दरवाजा जो कि दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है उसका जो है वो दक्षिण का प्रवेश द्वार है। कौन? अलाई दरवाजा। उसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा जिसे मध्य प्रदेश कहा जाता है पर किस वर्ष कब्जा किया? तो ये जो है वो 1305 ईस्वी में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने मध्य प्रदेश जिसे मालवा कहा जाता था उस पे भी अपना कब्जा कर लिया था। अगला है, जब
सॉरी 50वां क्वेश्चन है, डैश पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण अंत तक तय किया था। तो ये जो है पहला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, पहला मुस्लिम शासक था जिसने साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसने दक्षिण अंत तक तय किया था। लगभग पूरे भारत पर जो है उसका शासन हो गया था। अगला है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान डैश थे। तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान जो है वो कौन थे, तुर्क थे। क्या थे, तुर्क थे। अगला है, दिल्ली जनरल जो सफलतापूर्वक मदुरै तक पहुंचा वह डैश था। तो सफलतापूर्वक मदुरै तक जो पहुंचा वो मलिक काफूर था। दिल्ली जनरल जो सफलतापूर्वक मदुरै तक पहुंचा वो मलिक काफूर था। अगला है, हौज खास किला भारत के किस शहर में स्थित है। तो हौज खास किला जो है वो भारत के दिल्ली शहर में स्थित है। कहाँ, दिल्ली शहर में स्थित है। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अध्यक्षों में से एक कौन था। तो अध्यक्षों में से एक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अध्यक्षों में से एक गयासुद्दीन तुगलक भी था। अगला है, जलाल उद दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित खिलजी या खिलजी वंश ने डैश के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया। तो ये जो है वो 1290 से 1320 ईस्वी के बीच जलाल उद दीन फिरोज खिलजी द्वारा जो है वह स्थापित खिलजी या खिलजी वंश था। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान किसके खिलाफ था। तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान जो है वो गुजरात के खिलाफ था। किसके खिलाफ, गुजरात के खिलाफ इसका पहला सैन्य अभियान था। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की शुरुआत की थी। तो ये जो है वो घड़ी कर की शुरुआत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला है, मीर हसन देहलवी किसके दरबार में थे। तो मीर हसन देहलवी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। किसके दरबार में, खिलजी के दरबार में। अगला है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था। तो ये जो है वो अंतिम राजवंश कौन था, बघेला राजवंश, करण देव। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम राजा बघेला राजवंश था, जिसे करण देव भी कहा जाता था। अगला, वर्तमान में दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की थी वो क्या है, वो मतलब किसके निकट है। तो वो जो है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक जगह है उसके निकट है। अगला है, तांबे और पीतल के सिक्कों का उपयोग करने वाली सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस देश के उदाहरण पर आधारित है। तो ये जो है वो चीन देश के उदाहरण पे आधारित है। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। तो ये जो है वो दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद जो है वो महमूद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। अगला, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दानी संस्था विभाग और एक धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की। तो ये कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दानी संस्था विभाग और एक धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की, फिरोज शाह तुगलक। अगला है, कुतुब मीनार जैसा कि हम वर्तमान में पाते हैं अंततः किसके द्वारा फिर से बनाया गया। तो ये जो है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा। कुतुब मीनार जैसा कि हम वर्तमान में पाते हैं अंततः ये जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था।
आगे देखते हैं। अगला है महमूद बिन तुगलक असफल क्यों रहा। क्योंकि असफल इसलिए रहा क्योंकि वह जो है वो एक व्यवहारिक राजनेता नहीं थे, इसीलिए वो जो है वो असफल रहे। अगला है किस सुल्तान ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। तो सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास जो है वो महमूद बिन तुगलक ने किया था। कौन? महमूद बिन तुगलक ने। अगला है दीवान ए कोही के नाम से जाना जाने वाला कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया। तो दीवान ए कोही के नाम से जाना जाने वाला कृषि विभाग जो है वो किसके द्वारा? महमूद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया। अगला है धनवानों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो धनवानों का राजकुमार जो है वो महमूद बिन तुगलक को कहा जाता है। किसे? महमूद बिन तुगलक को जो है वो धनवानों का राजकुमार कहा जाता है। अगला दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण कहा। तो ये जो है वो महमूद बिन तुगलक जो है वो जो है वो क्या था, मतलब कि विरोधियों का मिश्रण कहा गया। इसे कौन कहता है? तो इतिहासकार जो है वो महमूद बिन तुगलक को विरोधियों का मिश्रण कहा करते हैं। अगला 1329 ईस्वी और 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्कों में सांकेतिक मुद्रा किसने जारी की थी। तो तांबे के सिक्कों में सांकेतिक मुद्रा जो है वो महमूद बिन तुगलक ने ही जारी किया था। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक डैश में कुशल था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दर्शन शास्त्र में कुशल था। किसमें? दर्शन शास्त्र में मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कुशल था। अगला है किस राजवंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो ये जो है ये तुगलक वंश जो है वो सबसे लंबे समय तक शासन किया था। अगला है एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है 14वीं शताब्दी में महमूद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। तो ये जो है वो इबन बतूता जो कि मोरक्को का यात्री है वो 14वीं शताब्दी में महमूद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। कौन? इबन बतूता। वो कहाँ का था? वो मोरक्को का था। अगला है तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया। तो तैमूर जो है वो तैमूर ने नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, तैमूर जो है वो नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अगला है तैमूर लंग द्वारा 18 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। तो ये जो है वो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया था। आगे है अगला है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। तो दिल्ली से आगरा जो है वो कौन? सिकंदर लोदी ने स्थानांतरित किया था। कौन? सिकंदर लोदी। अगला है तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा राजवंश सत्ता में आया। तो तुगलक राजवंश के बाद सैयद वंश जो है वो सत्ता में आया था। अगला है किस दिल्ली सुल्तान ने सल्तनत के इतिहास में पहली बार किसी मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के अभियान की योजना किस दिल्ली सुल्तान ने सल्तनत के इतिहास में पहली बार किसी मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के अभियान की योजना बनाई। तो ये जो है वो महमूद तुगलक ही था जो कि मंगोल क्षेत्र पे कब्जा करने की योजना बनाई थी। अगला है बंगाल के किस शासक का चीन के साथ संबंध था। तो ये जो है वो गयासुद्दीन आजम शाह का संबंध जो है वो बंगाल के शासक से था। अगला है सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। तो सैयद वंश की स्थापना जो है वो कौन? खिज्र खां करता है। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना किया था। अगला है खतौली की लड़ाई जो है
वो 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान डैश लोधी को हराया और उसे कैद किया और फिरौती लेने के बाद उसे रिहा कर दिया। तो ये जो है वो इब्राहिम लोदी था। अगला है 1451 ईस्वी में लोदी वंश का संस्थापक शासक कौन था? तो ये जो है वो बहलोल खान लोदी था। कौन? बहलोल खान लोदी। अगला इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान जो है वो 1517 ईस्वी में बना था। अगला है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो है वो इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का संस्थापक जो है वो सिकंदर लोदी था। अगला फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित उसी नाम के मुख्यालय शहर से पड़ा जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा। तो वो जो है वो फिरोज शाह तुगलक था। अगला है डैश ने तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया? तो ये जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है वो तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया था। अगला है डैश ने तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलकाबाद। अगला है डैश तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया? तो ये ऑप्शन के द्वारा जामा मस्जिद जो है वो तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था। अगला है बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? तो ये है मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो सॉरी बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? तो ये जो है वो महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में बेगमपुरी मस्जिद बनी थी। अगला मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से आया था? तो मार्को पोलो जो है वो बेनीस से आया था। कहाँ से? बेनीस से। आगे अगला दिल्ली सल्तनत ने किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो ये थे सिकंदर लोदी जो थे वो अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किए थे। अगला है तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? तो तुगलक राजवंश के बाद भारत में सैयद वंश जो है वो सत्ता में आया था। किस दिल्ली सुल्तान ने सल्तनत के इतिहास में पहली बार किसी मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के अभियान की योजना बनाई? तो ये महमूद बिन तुगलक। अगला है बंगाल के किस शासक का चीन के साथ संबंध था? तो ये जो है गयासुद्दीन आजम शाह था। कौन? गयासुद्दीन आजम शाह। अगला है सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो सैयद वंश की स्थापना जो है वो खिज्र खां के द्वारा किया गया। अगला है खतौली की लड़ाई 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के को हराया और उसे कैद किया और फिरौती लेने के बाद उसे रिहा कर दिया। अगला है 1451 में लोदी वंश का संस्थापक शासक कौन था? तो ये जो है बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक शासक था। अगला है इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान 1517 ईस्वी में बनता है। अगला लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया। अगला है फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित उसी नाम के मुख्यालय शहर में पड़ा जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। तो वो था कौन? फिरोज शाह तुगलक जो है वो अपने बेटे फतेह खान के नाम पे रखा था। अगला है डैश ने तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया? तो ये जो है वो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया है। अगला है तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया? तो तुगलक काल के दौरान जो है वो जामा मस्जिद को नहीं बनाया गया।
किसको? जामा मस्जिद को। अगला है बेगमपुरी मस्जिद किसके शासन काल में बनी है? तो बेगमपुरी मस्जिद जो है वो महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में बना। अगला है मध्यकालीन यात्री मोरक्को पोलो कहाँ से था? और सॉरी मार्को पोलो कहाँ से था? तो वो था वेनिस से था। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के 2 चैप्टर को पढ़ा है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।